वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पेपर करने वाले हैं जो कि इंग्लिश पेपर है, मॉडल पेपर 2026। तो हम लोग सबसे पहले तो आज जितना भी ग्रामर पोर्शन है 60 क्वेश्चन आता है ग्रामर से, क्वेश्चन नंबर 1 to 60। ठीक है, तो उसमें का हम लोग फर्स्ट 30 क्वेश्चन आज करने वाले हैं सो दैट आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का जितना समय का हो सकता है ताकि आपको भी कन्वीनियंट पड़े मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हमारा सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप। कह रहा है कि दिव्या बॉट इंफॉर्मेशन विद हर और कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप खुद देखो, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। देखिए, तो ये ना बहुत बढ़िया सवाल है। पहले मैं ऑप्शन ए की बात नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑप्शन नंबर बी की। अगर जहाँ भी हम लोग सेवरल यूज़ करते हैं तो सेवरल के साथ हमेशा प्लुरल नाउन आता है। ठीक है, प्लुरल नाउन आता है। ठीक, प्लुरल काउंटेबल नाउन। वैसे ही मैं अगर बात करूँ ऑप्शन नंबर डी की, तो इसके साथ भी सेम हमारा प्लुरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक, वही मैं बात करूँ अगर ऑप्शन नंबर सी की, तो सी जो है हमारा ऑप्शन एनी, एनी हमेशा निगेटिव सेंस में यूज़ होता है ना कि पॉजिटिव सेंस में। तो ये हमारा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक जो बच गया हमारा, वो हमारा करेक्ट होगा। और वैसे भी अगर आप सम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो सम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे यूएन का मतलब हुआ अनकाउंटेबल नाउन। और इन्फॉर्मेशन जो है हमारा, वो नाउन चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपको बोलना पड़ेगा सम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ना कि इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशन का आप इन्फॉर्मेशंस बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर? ठीक, अगर मैं बात करूं कि अगर इन्फॉर्मेशन को प्लुरल बनाना भी है आपको तो आपको लिखना पड़ेगा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर सम इन्फॉर्मेशन। ठीक, मान लीजिए आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन है तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव 2 इन्फॉर्मेशन, ना कि 2 इन्फॉर्मेशंस। और यहाँ से सवाल आता है कंपटीशन में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही बढ़िया सवाल था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे चिल्ड्रन ऑफन हैव देयर वे डैश थ्रोइंग टेंट्रम्स। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल था, बाई हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं तो इसीलिए मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। तो नेक्स्ट ऑन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा अ सस्पेंशन ब्रिज वॉज बिल्ट, अ सस्पेंशन ब्रिज वॉज बिल्ट डैश द रिवर। आप जब अगर प्रीपोजिशन जहाँ भी पढ़े होगे आप प्रीपोजिशन, तो जब प्रीपोजिशन में हमारा जब पढ़ाया जाता है ओवर के बारे में। ठीक है, तो ओवर में आई थिंक सबके टीचर यही एग्जांपल देते हैं। ठीक है, कि ब्रिज इज सॉरी ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ओवर हो जाएगा। आप खुद देखो, रिवर के अंडर में तो नहीं बनेगा ब्रिज, तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। रिवर के मतलब अंडर, अंडर के मैं बात किया हूँ, अंदर नहीं बोला हूँ, अंडर। कि रिवर के अंडर में तो ब्रिज नहीं बनेगा, क्या ही फ़ायदा होगा अगर अंडर में बन जाए या फिर इन में भी बन जाए, रिवर के इन में, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो बी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। बात अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, तो बाई भी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हमारा वैसे भी अंडर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में कह रहा है द स्टूडेंट डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। देखिए, कभी भी जो फुट के साथ होता है ना वो ऑन लगता है। ठीक, ऑन फुट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप फुट से चल के नहीं जाते हो, फुट पर चल के जाते हो, इसलिए यहाँ हमारा हो जाएगा ऑन फुट। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं। तो ये हमने कर रखा है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 तक। पेज नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। अच्छा, ये मैंने बता दिया है, ऑन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आई डैश रिटर्न बिफोर सनसेट टू अवॉइड डार्क अर्लीज। तो अब खुद देखो, अगर ए ऑप्शन में, एक मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना होता है, करने को ये पेपर सब कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप सही में ये पेपर कर रहे हो, ये नॉलेज वाली बात है। ठीक, तो वही देखना है हमने कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ये नहीं कि तुक्का से कुछ भी मार दिए। अगर यहाँ पे यूज्ड टू होता तो हम कुछ कहते भी कि हाँ सही है गलत है, कुछ भी कहते। ठीक, तो ये हमारा ए ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये करेक्ट फॉर्म में दिया ही नहीं है। यूज्ड टू दिया रहता तो एक बात भी होती।
ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करूं तो माइट जो हमारा है वो लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, तो हमारा डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं, कैन दिया हुआ है, कैन जो है वो हमारा पावर शो करता है, एबिलिटी शो करता है, कैपेबिलिटी शो करता है, तो हमारा सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन बी, तो इसका सही होना इसकी मजबूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा है शबनम हैज़ डैश MBA फ्रॉम हार्वर्ड। तो अगर आपने आर्टिकल पढ़ रखा होगा तो आर्टिकल में पढ़ाया जाता है कि जितना भी एब्रीविएशन फॉर्म होता है, एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, तो ज़्यादातर एब्रीविएशन फॉर्म के साथ, जैसे SBI, तो अगर SBI में लिखूंगा तो हिंदी में ऐसे ही तो लिखोगे आप, एस उसके बाद बी लिखोगे फिर आई लिखोगे, ठीक, तो ए से शुरू हो जाता है। वैसे ही MBA अगर आप जब लिखने जाओगे तो MBA हिंदी में कैसे लिखा जाता है, MBA, ठीक, ये M हो गया हमारा, तो ए से शुरू हो रहा है, ठीक, हिंदी का ए मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए हो जाएगा ये हमारा NMBA। क्वेश्चन नंबर 6, इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ही एक्सक्लेम्ड विद रिलीफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ही एक्सक्लेम्ड विद रिलीफ दैट हिज फादर हैड रिटर्न सेफ फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ पे हमने फोकस करना है, हैड रिटर्न्ड, ठीक, हैड रिटर्न जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हैड रिटर्न्ड। तो देखिए जब हम डायरेक्ट, अभी डायरेक्ट स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब डायरेक्ट स्पीच हम करते हैं तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है जब इनडायरेक्ट करते हैं। तो जो हमारा सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, वो भी हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट तो होता ही है पास्ट परफेक्ट में, ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ। ए ऑप्शन कह रहा है ही सेड आई एम रिलीव्ड माई फादर हैड रिटर्न सेफ फ्रॉम द होम। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एम जैसा कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं है। अगर एम मान लीजिए जैसे हमारे ए ऑप्शन में दिया है, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वास और वर दिखना चाहिए था, तो वो नहीं दिख रहा है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बात करते हैं बी ऑप्शन की तरफ। तो कह रहा है ही एक्सक्लेम्ड डैश, सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई फादर रिटर्न सेफ फ्रॉम द बैटल फील्ड। तो सिर्फ यहाँ पे ना रिटर्न पे फोकस कीजिए। तो ये हमारा सिंपल पास्ट दिया हुआ है, बस मैं इतना ही बात कर रहा हूँ, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, यही सब मैं बात कर रहा हूँ। तो सिंपल पास्ट दिया तो ये मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। सी में कह रहा है हैज़ रिटर्न, तो ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। अभी सिर्फ टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। डी में कह रहा है हैड रिटर्न, तो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो मैं सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, हैज़ रिटर्न्ड, तो ये जब चेंज होगा इनडायरेक्ट में तो हैड रिटर्न्ड होगा। वैसे ही डी ऑप्शन में हैड रिटर्न जो कि पास्ट परफेक्ट, ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में ही रह जाता है, तो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। और बी ऑप्शन में जो रिटर्न्ड लिखा हुआ है वो V2 हो गया, जो कि सिंपल पास्ट बोलते हैं। सिंपल पास्ट भी जब इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं बात करता हूँ करेक्ट आंसर की। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ही साइड विद रिलीफ माई फादर हैज़ रिटर्न सेफ फ्रॉम द बैटल फील्ड। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। तब तक ये, जब तक मैं इरेज कर दूँ, ठीक, जब तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो खुद से, ये कोई मैं सॉल्व तो करूँगा ही, जब तक आप सॉल्व कर लो। तो 8 में कह रहा है बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर आई डैश फ्रेंच ऑफ 5 ईयर्स। देखिए जहाँ भी बाय द नेक्स्ट ईयर आ जाए, ठीक, वहाँ पे जो हमारा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट किसका, मॉडल वर्ब का, याद रखिएगा, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये हमारा बी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो कह रहा है शी डैश टू द मार्केट टुमारो। अब देखिए टुमारो की बात है, तो टुमारो कौन सा टेंस में आता है, फ्यूचर, फ्यूचर में आता है, ठीक है, टुमारो हो गया, तो ये फ्यूचर में हमारा आ गया। तो जब फ्यूचर की हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन भी फ्यूचर में दिखना चाहिए। और वैसे देखिए जो फ्यूचर टेंस की बात आती है, मतलब हाँ, मतलब हिंदी में जो फ्यूचर टेंस की बात आती है, तो देखिए उसको हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, और इंग्लिश में उसको कैसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ, अगर आपको मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, मान लीजिए कि तब कब आ रहे हो, तो आप बोलोगे कल आ रहा हूँ, ठीक है, कल आ रहा हूँ। तो ये कौन सा टेंस हो गया इंग्लिश में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आप बोल रहे हो आ रहा हूँ, ठीक। या फिर मैं पूछा हूँ कि कब आओगे आप, तो आप बोलोगे कि कल आता हूँ,
तो कल आता हूँ कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, ठीक। और फ्यूचर सिंपल में तो बनता ही बनता है। तो देखिए जो फ्यूचर टेंस होता है उसको हम लोग तीन तरह से बना सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में, तीन तरीके से। लेकिन सबसे पहले कंसीडर हम लोग करते हैं फ्यूचर सिंपल, ठीक, फ्यूचर सिंपल। उसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं प्रेजेंट सिंपल, और लास्ट में सबसे कंसीडर करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल वाला भी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन, ठीक है, और सी ऑप्शन भी दिया हुआ है फ्यूचर सिंपल वाला। तो मैंने अभी क्या बोला, सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है फ्यूचर सिंपल का, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विल को, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 5 स्लाइड हमने कर रखा है। कह रहा है द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए जूरी होता क्या है, बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जूरी कभी भी जो होता है पैनल ऑफ जजेस होते हैं, ठीक, और वो भी ऑड नंबर में, मोर देन वन, ठीक, मोर देन वन मान लेते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे कि 5 जज हैं, ठीक। ये ऑड नंबर में इसलिए होते हैं ताकि मान लो अगर आप कोई केस लेके जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आर्टिकल 370 बंद हो जाना चाहिए या फिर ओपन हो जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, एक मैं बात एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। तो मान लीजिए 3 जज कह रहे हैं कि हाँ ये ओपन हो जाना चाहिए, और 2 जज कह रहे हैं कि नहीं ये ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑड नंबर में होते हैं ताकि आप क्लियर एक रिजल्ट ले सको, ठीक। अगर आप यही सोचो कि 4 जज होते, फिर 2 आदमी कह देते कि हाँ होना चाहिए, 2 आदमी कह देते ना नहीं होना चाहिए, तो फिर तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, तो फिर जजेस का फ़ायदा हुआ क्या। तो इसीलिए ये ऑड नंबर में होते हैं। अब देखो इस सिचुएशन में हम करते क्या हैं, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, फिर मैं एक सिचुएशन आपको बोलूँगा, वो आप इमेजिन करना। वैसे बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगा और बहुत कम लोगों को नहीं पता होगा, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए 5 जज है, तो एक सिनेरियो तो मैंने बता दिया कि तीन बोल रहे हैं कि हाँ और 2 बोल रहे हैं कि ना, ठीक। तो एक तो ये सीन हो गया, तो ये लोग यहाँ पे डिवाइडेड हो गया, तो ये एक टीम नहीं कहलाएगा लोग, अब ये प्लूरल कहलाएगा लोग। लेकिन वही मैं कहूँ कि 5 आदमी कह रहा है हाँ और 0 आदमी कह रहा है ना, तो ये तो यूनानिमस डिसीजन हो गया, एक साथ मतलब सर्वसहमति के साथ ये बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि इसी में दूसरा केस ये भी हो सकता है कि 0 आदमी कह रहे हैं होना चाहिए और 5 कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तब भी ये सर्वसहमति हो गया। जब ये यूनाइटेड होंगे, इस केस में ये यूनाइटेड है, इस केस में भी ये यूनाइटेड हैं, तब इनको एज अ यूनिट काउंट किया जाएगा और सिंगुलर काउंट किया जाएगा। लेकिन जब ये वाला केस आ जाए हमारे पास, जब ये वाला केस आ जाए, तब ये लोग आपस में डिवाइडेड हो जाते हैं और ये प्लूरल कहलाते हैं, और इन लोगों के साथ फिर हम लोग प्लूरल जैसा ही ट्रीट करते हैं, ठीक। तो हमारा अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द जूरी डिवाइडेड मतलब डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो आप खुद देखो, जो ये हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन में वाज ऑप्शन जो है वो हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, तो ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। बात करते हैं सी ऑप्शन की, इज़, तो सी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो भी सिंगुलर के साथ लगता है। आप खुद देखो डी ऑप्शन हैज़ बीन, वो भी सिंगुलर के साथ लगता है। एक ही ऑप्शन हमारे पास दिया है बी ऑप्शन, जो कि प्लूरल के साथ लगता है, वर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक। उससे पहले मैं इसको इरेज कर दूँ, तब तक आप देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तब तक आप उसको सॉल्व कर लो जब तक मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। आपको मैं समय दे रहा हूँ बनाने के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दे से दैट दे डैश गोइंग ट्रैवल अब्रॉड इन द फॉलोइंग मंथ, ठीक। अब आप खुद देखो, मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जो फ्यूचर वाली बातें होती हैं वो 3 तरीके से बन सकती है। एक तो फ्यूचर सिंपल में मैंने बताया, दूसरा मैंने बोला था कि प्रेजेंट सिंपल में बन सकता है, तीसरा मैंने बोला था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बन सकता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, दे के साथ इस तो बिल्कुल नहीं लगता है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये हैव बीन दिया हुआ है और हैड बीन दिया हुआ है, ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब ये सी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ अभी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ लगता है जिसमें टाइम दिया हो, यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है।
वैसे ही बात कर रहा हूँ मैं डी ऑप्शन की, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है और वो भी टाइम के साथ, तो इसमें भी टाइम नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लो, ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। ये मॉडल पेपर जो आया हुआ है इस बार का बहुत अच्छा आया हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मीडियोकर स्टूडेंट हैं और तेज बच्चे हैं, इससे पहले जो पेपर हुआ करता था इंग्लिश का, उसमें होता क्या था कि सपोज़ कि कोई मीडियोकर बच्चा है, वो 50 में 45 कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि इतना आसान आसान सवाल ही पूछता है बिहार बोर्ड। और जो तेज़ स्टूडेंट हुआ करता था वो ज़्यादा लीड नहीं ले पाता था, कि सपोज़ जो तेज़ स्टूडेंट है वो 47 48 कर रहा है, तो फिर इन दोनों में अंतर नहीं हो पाता था। लेकिन जो इस बार का हमारा पेपर है, जो मैं मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा पेपर एग्ज़ाम में पूछ दिया ना, तो एलिमिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में और मीडियोकर स्टूडेंट्स में। क्योंकि अब ये जैसा पेपर पूछा हुआ है, मैं 50 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। तो मान लीजिए कि जो मीडियोकर स्टूडेंट होगा 35 टू 40 लाएगा, ठीक है, 35 टू 40 आउट ऑफ 50। लेकिन वही जो तेज स्टूडेंट होगा वो लॉजिक के साथ 45 प्लस ले जाएगा, ठीक, और यहाँ पे ये लीड ले लेगा। तो यही होना भी चाहिए कि सो दैट कि हम लोग स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकें, ठीक, कौन डिज़र्विंग है कौन डिज़र्विंग नहीं है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है, सब एक जैसा नंबर जब ले आएंगे तो। चलिए खैर कोई ना, ये बोर्ड्स की गलती है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का द वाइन्स वर डैश गार्डन थ्रू द ब्रोकन फेंस, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रीपिंग इनटू, ठीक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, स्लाइड नंबर 7। सॉरी, 13 में करा था डॉग स्टक आउट डैश टंग। तो आपको अगर पता हो कि डॉग के साथ ना हिज लगता है, हिज भी नहीं लगता है, हर भी नहीं लगता है, जब हर ही नहीं लगता है तो हर्ष भी नहीं लगता है, तो हमारा हो जाएगा इट्स, ठीक है, जानवर के साथ इट्स लगता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तब तक आप सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। अब आप खुद देखो कितना घटिया सवाल है, कितना आसान सवाल है ये। पूछ रहा है कि रचना हैज़ बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क डैश 2005। तो आपको बस इतना ही बताना था, सिंस लव मतलब किस चीज़ के साथ, आपको अगर नॉलेज होगा किस चीज़ के साथ सिंस लगता है, किस चीज़ के साथ फॉर लगता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे भी मैं बता दे रहा हूँ एक लाइन में, सिंस जो हमारा है, यूज़ ऑफ सिंस, बहुत लोगों को पता होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है, ठीक। वह ऐसे भी याद कर लीजिएगा, कैलेंडर में जो भी चीज़ें मेंशन है, कैलेंडर का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, इवन कंपटीशन में भी पूछता है, जैसे CGL CHSL ये सब टाइप एग्जाम में पूछता है। कैलेंडर में जो भी चीज़ें हैं उन सब के साथ सिंस लगता है। भाई कैलेंडर में चीज़ें क्या हैं, मंथ है, ठीक है, जैसे सिंस अप्रैल, ठीक। ईयर है, ईयर, जैसे कि सिंस 2025, ठीक। ये हमारा और क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा, ठीक है, जैसे सिंस मंडे, ठीक। और क्या आ जाता है कैलेंडर में, फेस्टिवल्स आ जाता है, तो सिंस दिवाली, सिंस ईद, ऐसे करके जितना भी कैलेंडर में चीज़ है। और एक दो चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, पार्ट ऑफ द डे जैसे मॉर्निंग इवनिंग ये सब, ठीक। और एक हमारा आ जाएगा एज, ठीक, एज जैसे चाइल्डहुड, ठीक। तो ये सब के साथ हमारा सिंस लगता है। बाकी जितना भी हो गया पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 डिकेड्स, तो इन लोगों के साथ हमारा फॉर लगता है, ठीक। तो अब आप खुद बताओ, मैं सब बता ही दिया कि सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है, तो आप खुद बताओ इसके साथ अभी जो आंसर हमारा क्या चला जाएगा। 2005 दिया है, ये कैलेंडर में देखने को मिलता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंस 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हर्षिता लुक्स एग्जॉस्टेड शी डैश बेसिक। देखिए जहाँ पे मॉडल वर्ब अगर आपने पढ़ रखा हुआ ये टॉपिक, तो इस टॉपिक में अगर मैं वुड की बात करूँ, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, वुड की बात करूँ तो ये भी प्रोबेबिलिटी शो करता है, और माइट जो है वो हमारा पॉसिबिलिटी शो करता है, तो माइट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी
और एक वर्ड हमारा होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि वुड जो है वो भी प्रोबेबिलिटी शो करता है, ठीक, और मस्ट भी प्रोबेबिलिटी शो करता है, लेकिन मस्ट जो हमारा होता है वो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी शो करता है। तो कह रहा है हर्षिता लुक्स एग्जॉस्टेड, कि हर्षिता बहुत टायर्ड दिख रही थी, ठीक। शी डैश बी सिक, तो ये हो जाएगा सी मस्ट बी सिक, कि हर्षिता टायर्ड दिख रही थी कि अवश्य ही वो बीमार होगी। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखिए, कैन तो कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक, क्योंकि शी कैन बी सिक आपको खुद ऑकवर्ड लग रहा होगा कि यहाँ पे वैसे भी कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही थी, पावर की बात नहीं हो रही थी, एबिलिटी की बात नहीं हो रही थी, तो कैन तो बिल्कुल नहीं लग सकता है। पॉसिबिलिटी की भी बात, मतलब लीस्ट पॉसिबिलिटी भी नहीं यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहला लाइन ही कह रहा है कि शी लुक्स टायर्ड, वो टायर्ड दिख रही थी। ठीक है, तो इसीलिए माइट भी नहीं हो सकता है, और शैल और मस्ट में शैल भी एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा मस्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, स्लाइड नंबर 8। कह रहा है रंजीत डैश अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक्स। देखिए, अगर नीड की मैं बात करूं तो नीड हो गया, और एक और वर्ड होता है मॉडल वर्ब का डेयर। ये दोनों ना अगर पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब, इसके बाद आने वाला वर्ब 2+V1 में फॉलो होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ही नीड्स टू बाई अ बुक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नीड्स हो गया, और ये 2+V1 यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, आई होप मैं जो कन्वे करना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि 2+V1 में फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन जो हमारा लिखा है रंजीत के साथ नीड, तो ऑप्शन ए में दिया है नीड। अगर नीड्स होता तो मैं कुछ सोचता भी, वैसे नीड्स भी होता तब भी मैं नहीं सोचता, क्योंकि उसके बाद 2+V1 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। मूव करते हैं सी ऑप्शन की तरफ, रंजीत कैन अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक्स। ये भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी नहीं शो करना है आपको, अपना पावर नहीं शो करना है, अपना कैपेबिलिटी नहीं शो करना है। और रंजीत शैल अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक्स, इसको कंसीडर किया जा सकता है। पहले बी ऑप्शन भी देख लेते हैं, रंजीत ऑट टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऑट टू के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो ऑट टू का मतलब ही यही होता है कि ये हम लोग यूज़ करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 17 में करें चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनसॉल्यूबल। अब आप खुद बताओ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, और अगर आपको ये भी नहीं पता है, वैसे तो कोई सा भी वर्ड किसी भी एग्ज़ाम में बात कर रहा हूँ मैं, कंपटीशन हो या कोई भी एग्ज़ाम, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर एग्जांपल के तौर पे कि किसी कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 100 वर्ड आज तक आया है ना 10 साल में सॉरी 10 साल में अगर 100 वर्ड आया है, तो मुश्किल से उसमें आपको देखना 10% वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड होगा जो आप कभी सुने नहीं होंगे, नहीं तो 90% जो वर्ड होता है वो बहुत इजी पूछा जाता है। ठीक, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है, क्योंकि किसको उतना वर्ड याद रहता है यार। तो इसीलिए आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप इस केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो इनसॉल्यूबल, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ बताने लायक था नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 18 में करा था पुलिस कॉट द थिफ। देखिए, बस इस पे ध्यान देना है, कॉट, तो कॉट हमारा क्या हो गया V2 किस में आता है, सिंपल पास्ट। जब इसका पैसिव करेंगे तो हमको क्या दिखना चाहिए, वाज या वर प्लस V3। ठीक है, क्योंकि सिंपल पास्ट के पैसिव में यही यूज़ होता है, वाज या वर प्लस V3, बस इतना ही हमको देखना है। ठीक है, ए ऑप्शन में हैज़ लिखा हुआ है तो ये एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन में वाज लिखा है, होल्ड करेंगे, बस वाज देख के मैंने होल्ड किया, आगे पीछे मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। सी ऑप्शन में वाज लिखा हुआ है, होल्ड करेंगे। डी ऑप्शन में कैन नॉट लिखा हुआ है, एलिमिनेट कर देंगे। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि अगर सिर्फ देखिए आप इतना ही नॉलेज रखे हो ना तो 90% पेपर कर ले जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सिर्फ यही पेपर नहीं, कोई सा भी पेपर थोड़ा बहुत नॉलेज से, मतलब 60% नॉलेज से ना आप 90% पेपर कर सकते हो। ठीक, अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना थॉरोली पढ़ रहे हो।
ठीक है, तो हमने बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर रखा था और हमने ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर रखा था, डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर रखा था। मैं चलता हूँ बी ऑप्शन की तरफ। आप खुद देखो, मैंने अभी लिखा भी था कि पैसिव वॉइस में वो मतलब सिंपल पास्ट के वाज या वर प्लस V3 होता है, लेकिन बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, वाज, उसके बाद टू भी दिया हुआ है, उसके बाद बी भी दिया हुआ है, उसके बाद V3 दिया हुआ है, तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो वाज के बाद V3 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्लाइड नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर है, डोंट टच द स्टोव वांट माई मदर। ठीक है, अगर आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ रखा होगा, जब इसको हम इनडायरेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट करने जाएंगे तो नॉट टू लगता है इसके साथ। ठीक है, अब देखते हैं नॉट टू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। पहला में नहीं लिखा है, एलिमिनेट हो गया। बी में टू नॉट लिखा है, ठीक, उल्टा पुल्टा कर दिया, ये भी एलिमिनेट हो गया। सी में नॉट टू लिखा हुआ है, होल्ड करेंगे। डी में नहीं लिखा हुआ है, एलिमिनेट कर देंगे। सी ऑप्शन हमारा, एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सी ऑप्शन पढ़ेंगे। डोंट टच द हॉट स्टोव वांट माई मदर, तो सी ऑप्शन में कह रहा है माई मदर वांट मी नॉट टू टच हॉट स्टोव, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है शी स्टडीड वेल शी फेल्ड द एग्जाम। अब बताइए, वो सही से पढ़ी, वो फेल कर गई, तो आपको ये कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है ना दोनों सेंटेंस में कि भाई ये कैसे पढ़ाई थी कि फेल कर गई। ठीक है, तो ए ऑप्शन हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आंसर होगा या नहीं होगा। सी स्टडीड वेल बिकॉज शी फेल्ड द एग्जाम, कि वो एग्ज़ाम क्योंकि फेल कर गई इसीलिए वो अच्छा पढ़ी, बिल्कुल नहीं। ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन में कह रहा है सी स्टडीड वेल सो शी फेल्ड द एग्ज़ाम, कि वो अच्छा से पढ़ी इसीलिए वो एग्ज़ाम फेल कर गई, नो। सी में करा शी स्टडीड वेल बट शी फेल्ड एग्जाम, इसको होल्ड कर रहा हूँ मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको होल्ड कर रहा हूँ। डी में करा शी स्टडीड वेल एंड शी फेल्ड एग्जाम, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि वो बढ़िया से पढ़ी और फेल हो गई, नहीं। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हमने शो करना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि शी स्टडीड वेल, कि वो बढ़िया से पढ़ी बट लेकिन वो फेल कर गई। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, स्लाइड नंबर 10। कह रहा है बाउ वर्ड का मीनिंग बताना है और सेंटेंस हमारा टेक अ बाउ आफ्टर योर परफॉर्मेंस, तो इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, तो मैं पेन ले रहा हूँ एक बार और पेन का कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, पेन का कलर मैंने चेंज कर दिया है। तो कह रहा है कि टेक अ बाउ आफ्टर योर परफॉर्मेंस, तो आपको खुद पता होगा, अगर आप टीवी सीरियल्स ये सब भी देखते हो ना, नहीं भी देखते हो फिर भी ये बहुत ईजी है। ठीक, ये सी ऑप्शन हो जाएगा कि जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन। देखिए 21 में कुछ नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। 22 में शी सेड दैट, देखिए अगर एक बार कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ शी सेड दैट, तो आगे भी ना ये सेंटेंस पास्ट में ही कंटिन्यू रहता है, ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे अनटिल अनलेस इधर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कौन कौन सा। आप खुद देखो, में जो लगता है वो प्रेजेंट में लगता है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि कैन भी प्रेजेंट में लगता है। इसी दोनों को अभी मैंने होल्ड कर रखा है। ठीक, मैं सिर्फ इस सेंटेंस मतलब मेरे अपने इस स्टेटमेंट पे कि शी सेड दैट, अगर ये पास्ट में शुरू हुआ है कोई सेंटेंस तो आगे भी पास्ट में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसी पे मैंने ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब देखते हैं, शी सेड दैट शी डैश स्पीक फ्रेंच व्हेन शी वाज यंग, कि वो जब यंग थी तब बोला करती थी। तो देखिए ये एबिलिटी की बात हो रही है, कैपेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुड। ये किसी पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इफ़ ही डैश मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव मीट एन एक्सीडेंट। अच्छा, पहले मैं इरेज कर दूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, सो दैट मैं आपको बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। आप ना एक बार इफ़ जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ये 4 टाइप का होता है। ठीक, एक टाइप ज़ीरो भी कुछ खास नहीं है, टाइप 1 भी कुछ खास नहीं है, टाइप 2 और 3 थोड़ा सा समझने लायक चीज़ होता है। तो उतना तो खैर टाइम नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ। आप उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आप लोग कहोगे तो मैं बना दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल बता देता हूँ ये टाइप 3 से। ठीक है, टाइप 3 कहता है कि इफ़ के साथ वाला सेंटेंस
अगर पास्ट परफेक्ट में है तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है, उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो भी पास्ट परफेक्ट में होता है। ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट तो होता है बट मॉडल वर्ब का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो आप खुद देखो यहाँ पे, ये तो पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, वुड नॉट हैव प्लस V3, ठीक है, पास्ट परफेक्ट तो दिया हुआ है, तो इधर भी पास्ट परफेक्ट हमारा फॉलो होगा। तो अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट यहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, ये तो पास्ट परफेक्ट नहीं ना है, ये भी पास्ट परफेक्ट नहीं ना है, ये तो प्रेजेंट हो गया डी ऑप्शन, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, स्लाइड नंबर 11। चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस। अच्छा पढ़ते हैं फिर देखेंगे। दे ऑन द वीकेंड ऑफन प्ले फुटबॉल, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑफन दे प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड्स, बी भी गलत हो जाएगा। आप खुद पढ़ रहे होगे तो आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा। सी में कह रहा है दे ऑफन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड्स, इसको होल्ड कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी को होल्ड किया है। डी में कह रहा है दे प्ले फुटबॉल ऑफन ऑन द वीकेंड्स, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट करा 25th में, अरुण सॉ डैश आर्टी क्राफ्ट्स इन द म्यूजियम। देखिए आर्टी क्राफ्ट्स लिखा हुआ है, आर्टी क्राफ्ट्स, ठीक है। तो आर्टी क्राफ्ट्स जब लिखा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया हमारा, तो इसके लिए हमें देखते हैं कौन सा हम चुन सकते हैं। देखिए मच तो बिल्कुल नहीं होगा, एनी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो एनी क्या सिंगुलर के साथ लगता है। लिटिल जो हमारा है वो तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो मेनी हो जाएगा, मेनी आर्टी क्राफ्ट्स, ठीक है। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्लाइड नंबर 12। द कपल स्टेड इन केरल डैश 2 वीक्स। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था सिंस कैसे यूज़ करते हैं, फॉर कैसे यूज़ करते हैं। तो फॉर में मैंने बोला था कि जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 मंथ्स, ऐसे करके। तो यहाँ पे 2 वीक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर। नेक्स्ट मूव करते हैं 25th में, इंटरेस्टिंग। बताइए कितना भारी वर्ड दिया है, किसी को पता ही नहीं होगा। तो इंटरेस्टिंग वर्ड, ठीक। ए ऑप्शन दिया है क्रूशल। क्रूशल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। बोरिंग मतलब तो आप जानते ही हो। पानी मतलब होता है एक तरह से स्मॉल कह सकते हो आप, ठीक है। और तो बी ऑप्शन हो जाएगा फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब होता है इंटरेस्टिंग, ठीक। और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप सॉल्व करो। 28 कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट का कह रहा है कि सिनोनिम बताइए। देखिए एकर्ड मतलब होता है हारमोनी, मतलब यही ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ये भी इसी का सिनोनिम है। कंसेंसस मतलब भी एक तरह से, मतलब कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट होता है, कॉन्कॉर्ड होता है। तो कन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्राइफ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 29 असेंड। अच्छा जी, आप ये थर्ड क्लास में जब होगे ना तभी आपने ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो एंटोनिम, एंटोनिम मतलब होता है, देखिए एक होता है सीनो, इसको साइनो भी पढ़ते हैं, साइनोनिम पढ़िए आप, चाहे सिनोनिम पढ़िए, और इसको एंटोनिम पढ़ते हैं, ठीक। तो सिनोनिम की जब मैं बात करूं तो सीनो मतलब होता है सेम, ठीक। तो सिनोनिम जब जहाँ पूछेगा समझ लीजिएगा सेम मीनिंग, और एंटो मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो एंटोनिम पूछ रहा है असेंट का, तो हो जाएगा डिसेंट, ठीक है। आप थर्ड क्लास में पढ़ रहे होगे इसीलिए मैं कुछ नहीं बताया। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपने थर्ड क्लास में पढ़ रखा होगा। मूव करते हैं स्लाइड नंबर 13 की तरफ। कह रहा है रैपिड। रैपिड, अच्छा आप टीवी अगर देखते हो, थोड़ा भी टीवी देखते हो ना, तो कपिल शर्मा शो हो गया, ये सब में कभी कभी बोलता है सब कि रैपिड राउंड करते हैं। रैपिड राउंड में क्या होता है, आपको थोड़ा भी स्टॉप नहीं करना होता, सोचने का मौका भी नहीं दिया जाता, डायरेक्ट पूछता है विराट कोहली अच्छा या स्टीव स्मिथ अच्छा, तो आपको डायरेक्ट बोलना होता है कि विराट कोहली, मतलब आप तो सोच नहीं सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट चीज़ दिमाग में आता है उसी को आंसर देना होता है, ठीक है। रैपिड राउंड उसको बोलते हैं। तो रैपिड मतलब होता है एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस, एकदम लगातार। तो इसका हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश मतलब होता है लेथार्जिक, जो हल्का स्लो हो, ठीक है। फुलिश तो बिल्कुल नहीं होगा, फुलिश मतलब मूर्ख होता है। स्विफ्ट, एंटोनिम पूछ रहा है ना, हाँ ठीक, फिर मैंने ठीक लगा स्लगिश। स्विफ्ट, और स्विफ्ट आप जानते ही हो फ्लेक्सिबल होता है एक तरह से, और हम्बल भी आप जानते ही हो, तो ये सारा ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, फ्रैंक। फ्रैंक बताइए कितना भारी वर्ड पूछा है। तो यही मैं कह रहा था कि आपसे कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा, आप जो वर्ड डेली यूज़ में करते हो, या फिर आप जो सुनते हो, जो आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, या फिर कहीं भी आप कहीं राह चल रहे हो तो देखते हो, वही सब वर्ड पूछता है। तो फ्रैंक, फ्रैंक मतलब होता है एक तरह से एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो कह रहा है इसका सॉरी,
एंटोनिम बताना है, ग्रीडी। ग्रीडी मतलब तो होता है लालची, तो ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। टिमिड मतलब होता है बेवकूफ़, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। मिजरेबल मतलब होता है सैड, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। रिजर्व्ड, रिजर्व मतलब होता है जो ज़्यादा नहीं बोलता हो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मूव करते हैं नेक्स्ट मूव अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस का मतलब आप देखिए, जो ईडियम होता है ना, उसका लिटरल मीनिंग आप मत निकालने लग जाना कि बर्फ़ फोड़ना है। ठीक है, ब्रेक द आइस मतलब बर्फ़ फोड़ना नहीं हुआ, ये इसका मतलब होता है टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ 33 में। तो 33 कह रहा है अलीना इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो देखिए, यूनिवर्सिटी जब आप हिंदी में लिखोगे ना तो ऐसे लिखा था। ठीक है, तो ये जब जहाँ आपने आर्टिकल पढ़ रखा होगा तो इन लोगों के साथ फिर और लगता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। 34 में कह रहा है शिखा आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन फॉर हर बुक। तो इसको समझाने के लिए ना मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, फिर मैं समझा रहा हूँ, जब तक आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन जो है ना वो ट्राई किया करो कि लॉजिक के साथ बनाए, ना कि तुक्का के साथ। ठीक, थोड़ा सा पेन भी चेंज कर लेते हैं, कौन से कलर का कर दूँ। चलिए ग्रीन ले लेते हैं, देखते हैं। देखिए, हैड सीन दिया हुआ है। ठीक है, तो हैड सीन यानी पास्ट परफेक्ट हो गया। तो कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी डायरेक्ट स्पीच हम लोग को चुनना है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। जो हमारा सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट, वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और जो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है वो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता ही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग को आंसर कौन सा लगाना है। ठीक है, तो बस इतना ही चीज़ आप ध्यान में रखना, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए मैं आपको कितने आसानी से ये सारे सवाल करा दूंगा। हाँ, तो देखिए कह रहा है हैव यू सीन द बुक। अब देखिए द बुक को जब आप चेंज करने जाओगे तो हर बुक तो नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी में कह रहा है डिड से, देखिए डिड से लिखा हुआ है और डिड हमारा सिंपल पास्ट में होता है, और इधर माई बुक भी लिखा हुआ है, तो इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ बी ऑप्शन को। सी में कह रहा है हैव तो दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और माई बुक भी दिया हुआ है, तो ये भी मतलब ठीक दिख रहा है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ दिख रहा है, अभी मैं कुछ अटेम्प्ट नहीं किया हूँ, तो ये भी होल्ड कर रहा हूँ। डी में हैड दिया हुआ है, लेकिन इधर द बुक दिया हुआ है, द बुक चेंज होकर हर बुक तो नहीं हो सकता है, तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बचा हमारे पास बी और सी। अब देखिए बी और सी में एलिमिनेशन कितना आसान है। सी में कह रहा है शिखा आस्क्ड मी, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो दिया है, लेकिन इधर आके हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया है, तो हमारा सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आंख बंद करके, अब देखिए तीन ऑप्शन जब आप एलिमिनेट कर चुके हो तो आंख बंद करके नहीं, जो ऑप्शन बच गया वो तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो बाकी जो 26 क्वेश्चन बच गए ग्रामर के, ठीक है, तो बाकी 26 क्वेश्चन हम लोग को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना तैयारी जारी रखो, जहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करो, अभी भी टाइम है। अगर आप डेली, मैं सच बोल रहा हूँ कि एक एपिसोड भी कहीं से भी, मैं नहीं कह रहा कि मैं वीडियो डालूंगा तो मेरे पास ही, कहीं से भी अगर आप एक एपिसोड रोज़ देखते हो, आधा घंटा से 45 मिनट का वीडियो वो होना चाहिए, तो आप अच्छा पेपर कर लोगे। ठीक है, अभी भी टाइम है, बशर्ते आप अच्छे से मेहनत करो, मन लगा के मेहनत करो, ऑनेस्टली मेहनत करो। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तक आज रहने देते हैं, और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बिल्कुल, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। चलिए, थैंक यू।